बुक्स में ना ढूंढें, अभी बहुत दूर है, तकरीबन 300 के पेज के करीब हो गए या 240 से 340 के करीब, इसे छोड़ दें। अब ये टारगेट कॉस्टिंग के अंदर मैंने कहा बुक्स बंद करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर ये कॉस्टिंग उस वक्त पड़ी जाती है जब हम कोई मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हों या किसी भी नए प्रोडक्ट का कोई इनिशिएटिव हो, तो ये कॉस्टिंग उस वक्त पड़ी जाती है। या ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांड ऑलरेडी चल रहा था, वो उसके साथ अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तब भी उन्हें ये काम करना पड़ेगा। या एक ब्रांड था ही नहीं, वो अब मार्केट में इन होना चाह रहा है, तो भी वो क्या करेगा, टारगेट कॉस्टिंग पहले करेगा, उसके बाद वो प्रोडक्शन करेगा या उस चीज़ को मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। तो ये काम जब भी कोई एक नया बिजनेस या बिजनेस पुराना है एक नई प्रोडक्ट शुरू करेगा, तो ये उस वक्त टारगेट कॉस्टिंग हम कर रहे होंगे। अभी तक जो भी हमने कॉस्टिंग पढ़ी है उसके अंदर अभी मेनली हमने कौन सी कॉस्टिंग पढ़ी, ओवरहेड कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग। अब ये दो पढ़ी, तीसरी है टारगेट कॉस्टिंग, फिर स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस वाली कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी। तो ये सारे मेथड हैं एक पर यूनिट को कॉस्ट निकालने, यानी कि पर यूनिट तक पहुंचने के, बट नेचर डिफरेंट है। जैसे कि अब इस बिजनेस की नेचर क्या होगी कि कोई नया बिजनेस आए या बिजनेस पुराना है नई प्रोडक्ट लेके आए, तो जो वो कॉस्टिंग उस वक्त कर रहा होगा वो कौन सी कहलाएगी, टारगेट कॉस्टिंग कहलाएगी। अब टारगेट कॉस्टिंग के अंदर अब कोई मिस्टर एक्स है, अब ये मिस्टर एक्स कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट बी, इसका पहले कोई ऑलरेडी ब्रांड था, उसमें प्रोडक्ट है, ये बेच रहा था। अब ये प्रोडक्ट बी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, यानी कि बिजनेस पुराना था, प्रोडक्ट नहीं है, न्यू इनिशिएटिव है प्रोडक्ट का। अब सबसे पहला काम ये क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके अपना कॉम्पिटिटर तलाश करेगा कि जो ये मैं प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा हूं इसका कॉम्पिटिटर कोई है या नहीं है। तो भाई मार्केट में तो हर एक प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर बैठे हैं। अगर तो मार्केट में कॉम्पिटिटर है तो फिर ये उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस देखेगा कि मार्केट में ये कितने का बिक रहा है, या मार्केट में ये अगर बिक रहा है तो फिर ये उसको देखते हुए अपनी एक एक्सपेक्टेड सेल प्राइस डिसाइड करेगा। पहले ये मार्केट में जाएगा, मार्केट से इसे पता चला कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की कोई एक सेल प्राइस है, उससे अंदाज़ा लगा के ये अपनी एक एक्सपेक्टेड सेल प्राइस सेट कर लेगा। अब ये अपनी एक एक्सपेक्टेड सेल प्राइस सिलेक्ट कर ली इसने। अब ये सेल प्राइस इसे कहां से मिली, डिटरमाइन फ्रॉम मार्केट फोर्सेस। मार्केट से ये वाली नहीं मिली, डिटरमाइन पहले मार्केट फोर्सेस देखी कि उसकी प्राइस क्या थी, फिर डिटरमाइन की अपनी एक एक्सपेक्टेड प्राइस। मार्केट में गया, मार्केट की प्राइस देखी, वो ये थी, ये मार्केट फोर्सेस की प्राइस थी। उससे फिर अपनी डिटरमाइन की कि मुझे क्या रखनी चाहिए, वो कौन सी आ गई, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। लेकिन पहले मार्केट विजिट करने के बाद फिर ये सोचेगा कि अगर मार्केट में इतने की बिक रही है
तो मैं इसकी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ये रखूंगा। जब सेल प्राइस रख दी गई तो उसके अंदर क्या होगा, एक प्रॉफिट भी तो सेट होता है। सेल प्राइस के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट एक होगा टारगेट प्रॉफिट। उसकी कोई ना कोई परसेंटेज यहां पर होगी कि ये टारगेट या डिजायर प्रॉफिट, मतलब उसकी ख्वाहिश है या उसका कोई टारगेट होगा कि मुझे इतना प्रॉफिट भी चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट। इतने की अगर बेचूंगा तो उसमें इतने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट किसका होगा, एक कॉस्ट का होगा, जितने की वो कॉस्ट करेगा हमें प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहले क्या करते थे, हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, उसमें अपना प्रॉफिट रखते थे और फिर मार्केट में बेचने चले जाते थे। अब की बार काम उलट है, पहले मार्केट में गए, कीमत देखी, कीमत देखने के बाद हमने सोचा कि अगर मैं इतने का बेचूंगा तो इसमें मेरा अपना भी तो इतने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, तो फिर मुझे खुद कितने की तैयार करनी पड़ेगी ये प्रोडक्ट, ये वाली कॉस्ट आएगी। मतलब मुझे ये फिर कितने का कॉस्ट करना चाहिए, तो इस कॉस्ट को कहते हैं टारगेट कॉस्ट। इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मार्केट में कहता हूं कि ये मार्केट में बिकनी चाहिए 100 रुपए की, मार्केट में ये बिकनी चाहिए 100 रुपए की, और इस 100 रुपए के अंदर मेरा प्रॉफिट होगा 20%। 20% मेरा डिजायर प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि ये 20% मुझे चाहिए, उसके बाद ये 100 रुपए की बिकनी चाहिए, तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 120 जी सोच लो, 120 कॉस्ट होगी। 100 की बेच रहा हूं, और जब बेच रहा हूं तो इसके अंदर 20% मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, तो कॉस्ट कितनी होगी, 80 होगी। फिर सोच ले, 80 का 20% ले, कितना होगा। यही तो डिपेंड करेगा कि मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, ये सारा मार्कअप मार्जिन बताया था ना, वहां से वैल्यू निकाल। So हमने determine किए मार्केट 96, अब 96 का 20% 19.2, तो फिर तो ये 100 की नहीं बिकनी चाहिए, तो असूलन बनता है 80, वही 80 बनता है। लेकिन मैंने रिवर्स वर्किंग में भी आपको दिखाया कि आप 96 लेके बैठे हो, तो उसका ये कॉस्ट है, तो मुझे तो उसके ऊपर 20% चाहिए, तो मैं बेचूं तो 100 का बिके। तो अगर कोई चीज़ 100 की बेचनी है, उसके अंदर मेरा 20% है, तो मतलब 80 की तैयार करूंगा, 20 अपना रखूंगा और 100 की बेच दूंगा। तो ये जो मैंने 20% बोला था ना, बेसिकली ये 20 इस फिगर का नहीं था, ये इसका 20, क्योंकि ये क्या था, प्रॉफिट, और प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट होता है मार्ज इन, और मार्ज इन है तो बेस क्या होगी, सेल। तो सेल के अंदर अगर देखा जाए तो सेल का 20% लेना है, तो सेल का 20% 100 की है तो 20% लूंगा, तो वो 20 आएगा, वो माइनस होगी तो कॉस्ट पे आएगा। जबकि आप लोगों ने गलत किया था, आप लोगों ने उसे कॉस्ट ऑफ सेल पे रख के कर दिया। तो ये जो 20% है ये इसके अंदर शामिल है, तो इसके अंदर शामिल है, तो ये तो फिर क्या होगा, मार्जिन। तो फिर ये वाला रिमेनिंग कितना होगा, 80। अब मुझे ये जो 80 निकला है, 80 का तैयार करूंगा, फिर 20 रुपए कमाऊंगा तो 100 का बेच पाऊंगा। अगर मुझे 20 कमाने हैं 100 में से,
रिवर्स आना है। 100 में से 20 कमाने हैं, 80 का तैयार करना पड़ेगा। ये है टारगेट कॉस्टिंग। इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने मार्केट में इतने का बेच के इतना इसमें से कमाना है तो फिर बनाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर दो चीजें हैं। अगर ये टारगेट कॉस्टिंग में मैं कहता हूं कि हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी और एस्टिमेटेड कॉस्ट लगी इसके ऊपर, अंदाजन इसके ऊपर कॉस्ट लग गई, कोई एक अंदाजन कॉस्ट लगेगी, मैंने कहा कि वो लगी 85। अब बनना 80 का चाहिए था। अगर कब 80 का बनना चाहिए था? अगर 100 रुपए का बेच के 20 रुपए बीच में से कमाने हैं तो, या 20 का प्रॉफिट कमाना है, 100 में से 20 रुपए कमाने हैं तो ये 80 का तैयार होना चाहिए था। कितने का तैयार हुआ? 85 का। अब अगर 85 का तैयार हुआ है तो मतलब आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कम होगा या आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं चेंज करते तो फिर इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसको कंप्रोमाइज करके आपको कम करके फिर प्रॉफिट मिलेगा, ताकि आप कहें कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने मार्केट फोर्सेस को देखा, कस्टमर मेरी सेल प्राइस को देखे और भाग जाए। तो फिर अगर सेल प्राइस वही रखेंगे तो फिर आपको डिजायर प्रॉफिट कम करके 15% पे लाना पड़ेगा, तो ही 85 का तैयार हुआ 15% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब आपने क्या कर दिया है? 15% अपने प्रॉफिट को कंप्रोमाइज किया सिर्फ इसकी वजह से। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि अगर 85 का तैयार हुआ है तो फिर आप इसको कंप्रोमाइज अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप कहते नहीं भाई मैं तो 20% ही कमाऊंगा, तो फिर आपको सेल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तो भी मसला है। तो आप क्या करेंगे? भाई हमने इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना शुरू किया या ऐसे पढ़ना शुरू किया? ऊपर से नीचे के पहले सेल प्राइस सेलेक्ट कर दी, इसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। फिर प्रॉफिट सोच लिया तो इस पे भी कोई कंप्रोमाइज अब नहीं है। जो टारगेट कॉस्ट आ चुकी है इसमें या इससे कम पे बनना चाहिए, ज्यादा लग रही है, इसको कुछ ऐसा करो कि ये कम हो, इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये कम कैसा होगा? बल्क में रॉ मटेरियल खरीद लो। रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल करना है वो बल्क में खरीद लो, ताकि आपको डिस्काउंट मिले तो चीज आपकी सस्ती तैयार हो। तो हो सकता है ना कि जब आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप बल्क में मटेरियल खरीद के लाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब मिलेगा तो रॉ मटेरियल की कीमत कम होगी या नहीं होगी? होगी। तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले से कम होगी या नहीं होगी? होगी। तो उससे आपकी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट कम होगी। तो आप जब रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल के ऊपर उनसे मिलते करके आप डिस्काउंट ले लो, यानी कि बल्क में खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। एक ये हो जाएगा। दूसरा, लेबर एफिशिएंट रख लो, टाइम कम लगाए, चीजें ज्यादा बनाए, उससे भी कॉस्ट सेव होगी। तो अब आपने यहां से इस चीज को कम करना है। हाँ, लेबर एफिशिएंट। देखिए ना, आप लेबर काम कर रही है, वो आप उसको पे कर रहे हो पर यूनिट के हिसाब से या घंटे के हिसाब से। वो घंटे के हिसाब से यूनिट बना रहा है 30, एफिशिएंट लेबर होगी घंटे में 50 यूनिट बना देगा। तो अब आपको कुछ ना कुछ तो वो सेव करके देगा ना। आप उसको जितना वो सेव करके दे रहे हो उतने का टाइम से बोनस ही नहीं देते, उससे कम का ही होता है। उससे ये चीज़ आपकी कम है, तो आपने इससे कम करना है। अब एक निकला है टारगेट कॉस्टिंग, एक निकला है एस्टिमेटेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कैसे निकला? एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस डिजायर प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, और वो कौन सी है? टारगेट कॉस्ट। फिर एक
असल में लगने वाली कॉस्ट, किस प्रोडक्ट को बनाने पे ये कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट होगी एस्टिमेटेड। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट गैप, दोनों के अंदर का गैप। यहां पर ये गैप कितने का है, 5 का, ये बड़ा हुआ है यानी कि ये गैप ज्यादा है। आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट में से टारगेट कॉस्ट को माइनस करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट में से टारगेट कॉस्ट को माइनस करना है। यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो 85 माइनस 80, ये 5 रुपए से जो ज्यादा हो गई है, उस गैप को ही तो कम करना है। ये उस गैप के लिए ये काम कर रहे होंगे, मिन्नत तरले करेंगे, लेबर कम लगाएंगे, या लेबर में जो फजूल बैठी हुई है लेबर को शॉर्ट कर देंगे, मशीनरी को टेक्नोलॉजी ले आएंगे, एफिशिएंट लेबर इस्तेमाल करेंगे, तो ओवर टाइम लगवा के काम करवा लेंगे। तो ये मतलब कम दिनों में ओवर टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर मशीन आधा घंटा पहले स्टार्ट रहती है उसके बाद वर्किंग में आती है, तो आप ऐसा करें कि 8 घंटे मशीन जब चल चुकी है तो अब तो स्टार्ट हो गई, तो 2-4 घंटे ओवर टाइम भी लगवा लें ताकि उससे मज़ीद कॉस्ट कम हो जाए। तो ये चीज़ को अब आपने कम करना है। अगर एस्टिमेटेड कम है और टारगेट है ज़्यादा तो फिर तो फ़ायदा है, फिर आपको एक प्रॉफिट मज़ीद मतलब उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस कॉस्ट गैप को आपने रिड्यूस